हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ संदीप नैयर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अंग्रेजी मुल्क में का रिव्यू लेकर। दोस्तों, इस पुस्तक में संदीप नैयर जी ने अपने ब्रिटिश समय के बारे में बताया है कि वहाँ पर उन्होंने ब्रिटेन में जाकर क्या क्या चीज़ें देखी और उन चीज़ों को भारतीय परिवेश से तुलना की है। अगर संदीप नैयर जी की बात की जाए तो संदीप नैयर जी प्रशिक्षण से मैकेनिकल इंजीनियर है, पेशे से एक आईआईटी स्पेशलिस्ट है, लेकिन अपनी पसंद से लेखक है। उनका जन्म 1969 में रायपुर में हुआ था और आरंभ में इन्होंने एक पत्रकार के रूप में शुरुआत करी, जिसमें इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में काम किया। और इसके अलावा वो 2000 में ब्रिटेन में चले गए, यानी कि जब भारत में कंप्यूटर आया तो उसने और जो नई टेक्नोलॉजी आई उसने संदीप नैयर जैसे व्यक्तियों के लिए आईटी क्षेत्र में एक नया अवसर प्रदान किया। इसी अवसर ने संदीप नैयर जी को ब्रिटेन की तरफ शिफ्ट कर दिया और अभी वो ब्रिटेन में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता भी ले ली है। इन्होंने समर सिद्धा और डार्क नाइट जैसे नोवेल लिखकर अपनी लेखनी का लोहा मनवा लिया है। संदीप नैयर जी दोनों भाषाओं में लिखते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखते हैं। इनके उपन्यास रिवेंज ऑफ द चांडाल और अ इनसेप्लिकेबल कर्स प्रकाशित हो चुके हैं। और जो इनका भी ये है अंग्रेजी मुल्क, इसमें ब्रिटेन के अनुभवों का वर्णन है। पुस्तक की शुरुआत संदीप जी ने पहला दिन और देसी खाना नाम के मतलब इन्होंने जो अपना पहला चैप्टर लिखा है उसका टाइटल इन्होंने पहला दिन और देसी खाना दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है जनरली जो चीज़ आम लोगों को पता नहीं होती है कि डिफरेंस क्या है। तो अगर जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। लेकिन जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें 3 देश शामिल होते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो पहले चैप्टर के अंदर लेखक ने बताया है कि जब वो भारत में कंप्यूटर का दौर आया और बहुत सारे उन तरह के उन हम उम्र युवाओं को एक आईटी क्षेत्र में अच्छा अवसर मिला, उसी अवसर के तहत संदीप नैयर जी ब्रिटेन के पहुँचे और जो इनको खाना था वो वहाँ का शुरुआत में जाकर पसंद नहीं आया। इन्होंने भारतीय लड़कियों और ब्रिटेन लड़कियों के बीच में कंपेयर करी, मतलब आरंभ में ही ये कंपेयर उन्होंने करी कि जो भारतीय सामान्य लड़कियां होती है वो एक अजनबी इंसान की तरफ मुस्कुराने से बचती है, क्योंकि भारतीय समाज में भारतीय लड़के इसका कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। जबकि संदीप नैयर जी लिखते हैं कि ब्रिटेन समाज में उनको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और वहाँ की महिलाएं घुलनसार और मिलनसार देखने को मिली। लेखक ने पहले ही चैप्टर के अंदर एक और चीज़ बताई है कि जो चिकन टिक्का मसाला है, यानी कि जो भारतीय खाने हैं, तो चिकन टिक्का मसाला को ब्रिटेन में वहाँ का राष्ट्रीय खाना भी घोषित कर चुका है, नेशनल डिश घोषित हो चुकी है 2021 में चिकन टिक्का मसाला। तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है उसका बहुत ज़्यादा असर ब्रिटेन पर भी पड़ा है, जिसमें उनको भारत के जो खान पान था, जब ब्रिटिश लोग भारत में आए तो भारत का मसालेदार खाना उनको बहुत लजीज लगता था। पुस्तक का दूसरा अध्याय शराबखोरी और शिष्टाचार शीर्षक से है, जिसमें लेखक कहते हैं कि जो ब्रिटेन का व्यक्ति है
वो सामान्य समय में आपको भारतीय व्यक्ति से भी ज़्यादा शिष्टाचारी नज़र आएगा। लेकिन ब्रिटेन लोगों की एक कमियां उन्होंने दर्शाई कि यहाँ के लोगों में दारू पीने की आदत बहुत ज़्यादा है, शराब पीने की आदत बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने कई किस्सों का, कई मनोरंजन किस्सों का भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री से लेकर अभिनेत्रियाँ और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्तियों का किस्से, रोमांचक किस्से आपके शेयर करे और दिखाया कि किस प्रकार जो ब्रिटेन का एक व्यक्ति है उसको किस प्रकार दारू की आदत है, एक लत कह सकते हैं इसको। और ये लत के बाद, मतलब दारू पीने के बाद, वो अपने सारे शिष्टाचार भूल जाते हैं। इसी शराब की लत को लेखक ने एक वाक्य से दिखाया है, जिसमें कि एक भिखारी भीख मांग रहा था और अगर उस भिखारी को भीख मिल जाती है तो वो तुरंत ही शराब खाने में जाता है और वहाँ से दारू लेता है। पाठ का पुस्तक का जो तीसरा अध्याय है वो थेम्स नदी के थेम्स को लेकर है। जैसे कि आपको पता होगा जो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे पर है। तो जो सामान्यतः जैसे आपको पता होगा कि हमारी सभ्यता में नदियों को माँ के समान माना जाता है, जैसे गंगा को माँ समझा जाता है। और हर क्षेत्र में वहाँ की जो नदी होती है उसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक सभ्यता नदियों के किनारे पर ही उपजी। तो इसी तरीके से लेखक कहते हैं कि नदियों को या प्रकृति को पूजने की जो ये परंपरा है ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, ब्रिटेन में भी इसी तरह की परंपरा है और वहाँ भी जो थेम्स नदी है उसको इसी तरह का सम्मान दिया जाता है। इस पुस्तक का मुझे सबसे अच्छा जो चैप्टर लगा वो ये वाला लगा, पराधीन करने वाले देश में स्वाधीनता का पर्व। यानी कि जैसे कि पता है कि लेखक का मानना था कि जब वहाँ पर पहला 15 अगस्त आया तो लेखक ये जानना चाहते थे कि एक वो देश जो हमें इतने लंबे समय तक जिसने गुलाम रखा वो हमारे 15 अगस्त को कैसे मनाता है। तो लेखक को ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो भारतीय कम्युनिटी और साथ में लंदन का वर्ग भी, लंदन का जो अभी नया युवा वर्ग है वो भारतीय 15 अगस्त को एक ना बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। तो ये चीज़ लेखक को ना बहुत अच्छी लगी कि एक देश जो हमको गुलाम बनाकर गया तो वो इस दिन को भी एक अच्छे तरीके से मनाता है और मानव अधिकार की बात करता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे भी और ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप भी अगर पुस्तक प्रेमी हो तो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कोई सामान्य पुस्तक पढ़ते हो तो वो भारतीय परिवेश के बारे में बताएगी, लेकिन एक भारतीय व्यक्ति लंदन में जाकर रह रहा है तो आपको घर बैठे बैठे लंदन की सामान्य चीज़ों की भी जानकारी मिलेगी। तो ऐसी पुस्तक, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ऐसी पुस्तक जरूर पढ़ा करें। और इसी पार्ट के अंदर लेखक ने डिस्कशन किया है यांग, यिन और यांग का। लेखक का मानना है कि हर कोई समाज हमेशा दो वर्गों की तरफ या दो सत्ता वर्गों में रहता है। एक यिन समाज जो आपका प्रखर समाज होता है, जो राष्ट्रवाद की बात करता है, उग्र होता है। और जब इससे लोग परेशान हो जाते हैं तो फिर एक नया वर्ग उभर कर आता है जिसको वो यांग वर्ग कहते हैं। यांग वर्ग कहते हैं जो मानव अधिकार की बात करता है, जो शांति की बात करता है, समता की बात करता है। तो लेखक ने उदाहरण सहित बताया है कि ब्रिटेन भी हमेशा से यिन और यांग के बीच में रहा है कि जब ब्रिटेन सत्ता में था, जिसने उपनिवेशीकरण किया, बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया, तो वहाँ पर यिन वर्ग सत्ता में था। और जैसे ही आपके देशों को आज़ाद करने की बात आई तो यांग समाज वहाँ पर उभर आया। लेकिन लेखक इस चीज़ को लेकर चिंतित है कि अभी दोबारा से ब्रिटेन में राष्ट्रवाद पनप रहा है। वो ब्रेग्जिट का उदाहरण देकर बताते हैं कि दोबारा से यिन वाला समय आने वाला है और राष्ट्रवाद दोबारा से प्रखर होने वाला है। इस पाठ को पढ़ते हुए मुझे एक और बहुत अच्छी बात लगी, मतलब सोचने लायक थोड़ी सी बात लगी। लेखक ने कंपेयर किया अपने बच्चों में और अपने आप में। लेखक कहते हैं कि मेरे बच्चे जो अभी लंदन में रहते हैं
यहाँ की संस्कृति सभ्यता सीखते हैं, हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, लेकिन हम एक द्वंद्व में हैं, यानी कि वो खुद को एक द्वंद्व में पाते हैं कि अपने बच्चों को क्या सिखाए। भारतीयों की तरह आपकी मान मर्यादा सम्मान सिखाए या ब्रिटेन की तरह खुलापन सिखाए। तो ये द्वंद्व आप लोग भी महसूस करते होंगे अपने जीवन में कि जहाँ पर आपने दो में से कोई एक डिसीजन लेना होता है और जो नई जनरेशन आती है वो आपके विचारों से सहमत नहीं होती, तो तब हमें क्या करना पड़ता है या क्या करना चाहिए। तो इसी द्वंद्व के बीच में लेखक भी खुद को पाते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह भारतीय समाज सिखाए, किस हद तक भारतीयता उनके अंदर डाले और किस हद तक उनको ब्रिटेन की सभ्यता में रचने बसने दे। इसी तरीके से एक अध्याय में लेखक ने जो स्कॉटलैंड है उसके इतिहास का वर्णन किया है कि किस प्रकार स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में मिलाया गया। इसी तरीके से अगर आप इस पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि लेखक ने वहाँ पर जो बारिश के मौसम का वर्णन किया है। जनरली आपको पता है कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर अधिकांश समय पर सर्दी रहती है और इस तरह का जिस तरह से भारत में मॉनसून का इंतज़ार किया जाता है, इस तरह का वहाँ पर कोई ऐसा खास इंतज़ार नहीं किया जाता। एक बड़ा ही रोचक चैप्टर, जनरली ये माना जाता है कि ये जो भूत प्रेत, ये जो अशिक्षित लोग होते हैं, कम जानने वाले लोग होते हैं, उनके लोगों की उपज होती है, ढोंग ढकोसला होता है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। लेकिन 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 लेखक कई उदाहरणों से ये दर्शाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। और ब्रिटेन का पढ़ा लिखा समाज भी जो घोस्ट होते हैं, भूत प्रेत, इनमें विश्वास करता है। और लेखक अपने कई पर्सनल उदाहरण या बाकी लोगों के उदाहरण देकर भी इस चीज़ को समझाते हैं कि किस प्रकार ब्रिटेन में भूत देखे गए हैं। तो ये विचारणीय है कि क्या भूत वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन लेखक ने इस पुस्तक में कई ऐसे किस्से कहानियों का वर्णन किया है जहाँ पर भूत का किस्सा उनसे जुड़ा हुआ है। और पुस्तक के अंतिम अध्याय में लेखक ने एक बहुत ही अच्छा कंपेयर किया है। लेखक का मानना है कि 1980-90 के दशक में बहुत सारे भारतीय लोग ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन वहाँ जाकर अपने साथ कोई भी व्यक्ति जाता है तो अपनी सभ्यता साथ में लेकर जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर क्या हुआ, भारतीय सभ्यता लंदन पहुँची और उसी समय पर दूरदर्शन पर रामायण शो आया। तो लेखक बताते हैं कि जो धार्मिक कट्टरपंथा अपने यहाँ पर दिखाई देती है, एक भारतीय व्यक्ति जब लंदन में रहता है तो उस तरह का ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। जब वो कहते हैं कि जब वहाँ पर रामायण आई तो सभी भारतीय कम्युनिटी के लोग रविवार की सुबह का इंतज़ार करते थे और सभी भारतीय कम्युनिटी के लोग, इवन जो ब्रिटेन के व्यक्ति थे, वो भी टीवी के आगे बैठ जाते थे और दूरदर्शन पर पूरी रामायण देखते थे। तो लेखक इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं कि 2 साल पहले जब लॉकडाउन में दोबारा से दूरदर्शन पर रामायण आई तो उस तरीके का इंटरेस्ट अब की बार नहीं दिखाई दिया। अब या तो ये कह लो कि वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको एक लंबा अरसा हो चुका है, नई जो जनरेशन आ रही है वो भारतीय सभ्यता से उतनी नहीं जुड़ चुकी, या फिर उस तरह का समय अब लोगों के पास नहीं बचा है कि वो उस तरीके से देख सके। हालांकि जब भारत में लॉकडाउन में रामायण आई तो उसका क्रेज़ उसी लेवल का था जो कभी पहले था। तो दोस्तों, ये थी संदीप नैयर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक अंग्रेजी मुल्क में, जिसमें मैंने खास चीज़ें आपको बता दी है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, जब आप इसको खुद पढ़ोगे तो आपको इस रिव्यू से भी अच्छा आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहें, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो फिर मिलेंगे हम किसी दूसरी बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।